तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊंगा और हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद गौरी से क्या क्या सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। तो गजनी साम्राज्य में एक छोटा सा राज था। आपको पता ही है गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो अल्पतगीन ने किया था। तो गजनी साम्राज्य में एक छोटा सा राज है गौर प्रदेश। याद रखिएगा, गौर प्रदेश या गौर राज। तो गौर राज का जो गौर है, गौर राज का शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बनता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा राज आता है गौर। उस गौर का शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बनता है। कौन बनता है, तो मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बनता है। इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। किसके विरुद्ध किया, तो मुल्तान के विरुद्ध किया और विजय प्राप्त भी हो। मतलब इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया ना मुल्तान पर, इन्हें जीत मिला। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया, तो 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया, तो मुल्तान के विरुद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, फिर अपने प्रदेश चले जाते हैं। फिर पुनः इन्होंने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया। मोहम्मद गौरी फिर पुनः भारत पर आक्रमण कब करता है, तो 1178 ईस्वी में। लेकिन इस समय वहाँ के शासक, गुजरात के शासक भीम द्वितीय थे। मोहम्मद जो गौरी है 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है। लेकिन गुजरात के जो शासक थे वो थे भीम द्वितीय, और इनकी सहायता इनकी विधवा माँ नायिका देवी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, नायिका देवी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का पराजय हो जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और यह युद्ध अब्बू पर्वत के नीचे हो रहा था। यह युद्ध अब्बू पर्वत के नीचे हुआ था। किस पर्वत के नीचे, अब्बू पर्वत के नीचे हुआ था। यह अब्बू पर्वत गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है। यहाँ सवाल यह आ सकता है कि मोहम्मद गौरी का पहला पराजय कहाँ हुआ और किस शासक ने उसको पराजय किया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का पहला पराजय गुजरात के पाटन में हुआ था और उसको भीम द्वितीय ने पराजित किया था। इसकी सहायता कौन कर रही थी, इनकी माँ नायिका देवी। कौन कर रही थी सहायता, तो नायिका देवी सहायता कर रहे थे। फिर यह पुनः अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, मध्य एशिया में चले जाते हैं। अब जैसे ये मतलब पराजय हो जाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि अब मैं पंजाब के क्षेत्र से आऊँगा। तो यह भारत में पंजाब के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं और पेशावर, जैसे पंजाब से एंट्री करते हैं तो वहाँ एक पेशावर है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने क्या किया, कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कब किया, तो 1179 ईस्वी को उन्होंने क्या कर लिया, पेशावर पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, पेशावर पर इन्होंने कब्जा कब किया, तो 1179 ईस्वी को कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का ये विस्तार करते जा रहे थे। मोहम्मद गौरी की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद गौरी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और पुनः 1186 ईस्वी में 1186 ईस्वी में खुसरू मलिक, कौन मलिक, तो खुसरू मलिक। याद रखिएगा, खुसरू मलिक को लाहौर में पराजित कर देते हैं। कहाँ, तो लाहौर में, और लाहौर को अपने अधीन ही ले लिया। तभी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान वो भी चाह रहे थे कि मैं पंजाब को अपने अधिकार में ले लूं, और ये भी चाह रहा था मोहम्मद गौरी भी कि पंजाब क्षेत्र को मैं अपने अधिकार में ले लूं। और दोनों के बीच एक युद्ध होता है भटिंडा के पास। कहाँ, भटिंडा। याद रखिएगा कि जगह है भटिंडा, जो पंजाब में ही पड़ता है। भटिंडा के पास कुछ होता है, एक युद्ध होता है जिसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद करना है। आपसे सवाल आएगा कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1175 में आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया, तो मुल्तान के विरुद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। फिर पुनः इन्होंने 1178 ईस्वी में
गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण कर देता है। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। यानी भारत में मोहम्मद गौरी का प्रथम हार कहाँ हुआ था? गुजरात के पाटन क्षेत्र में। किसने हराया? तो भीम द्वितीय ने हराया था। अब आगे आते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि मोहम्मद गौरी भी चाह रहा था कि मैं पंजाब के पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लूं, और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान भी चाह रहा था कि मैं पंजाब पे क्या कर लूं? अधिकार कर लूं। लेकिन दोनों के बीच एक संघर्ष होता है भटिंडा के पास, जो पंजाब में पड़ता है। दोनों आपस में बहुत स्ट्रगल करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है, फिर दोनों अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। अब मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। इसके पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। कितने लाख? 3 लाख सैनिक थे। और मोहम्मद गौरी मात्र 10,000 सैनिक के साथ आया था, मात्र 10,000। तो याद रखिएगा। तो कहा जाता है 12 साल के जब पृथ्वीराज चौहान का जब उम्र 12 साल था तभी इनका विवाह हो जाता है, और इनका विवाह लगातार 22 साल तक होते रहता है। इन्होंने 12 इनका मतलब जो शादी हुआ था लगभग 12 शादियां हुआ था। एक संयोगिता नाम की प्रेमिका थी। संयोगिता नाम का एक प्रेमिका था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज चौहान इनको बहुत प्रेम करते थे। ये संयोगिता जो है जयचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जयचंद्र की। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को मतलब मंडप से उठा के लेके भाग जाते हैं, तो दुश्मन हो जाता है जयचंद्र मतलब पृथ्वीराज चौहान का। तो चलिए मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया कुछ प्रमुख युद्ध जान लेते हैं। तो हरियाणा में पड़ता है तराइन। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही पड़ता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। और उस समय पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था अस्कंद। पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था अस्कंद। याद रखिएगा, अस्कंद। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का पराजय हो जाता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी मतलब बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उनके सेनापति, उनके सैनिक गौरी को किसी तरह से उस युद्ध से बचा के अपने क्षेत्र मध्य एशिया की ओर लेके चला जाता है। फिर पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध में जो जयचंद्र है मोहम्मद गौरी का मदद करता है। आपको क्या लगता है कहाँ 3 लाख सैनिक और कहाँ 10,000 सैनिक? पता चल रहा है ना कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीतेगा, लेकिन ये अपना चालाकी दिखाते हुए इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। ये क्या करता है? पहले 9,000 सैनिकों पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों से लड़ने के लिए भेजता है। जब वो आपस में लड़ के थक जाते हैं तो जो 1,000 सैनिक बचा हुआ था, जो ताजा दम पूरा दम जोश में, फिर उसको दोबारा आक्रमण करने के लिए भेजता है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का द्वितीय युद्ध में क्या हो जाता है? हार हो जाता है। याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गौरी का पराजय हो जाता है, सॉरी गौरी विजय प्राप्त कर लेता है। इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तुर्कों को। वो पहला तुर्क कौन था जिसने मुस्लिम सत्ता का स्थापना किया? तो वो था मोहम्मद गौरी। जैसे मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्र में जा रहा था तभी जयचंद्र इसको उकसा देता है। इसको चाहिए था कि भैया इसको ये चाहिए था कि दिल्ली पे मैं शासन करूं। जयचंद्र ये चाह रहा था, लेकिन गौरी को गुस्सा आ जाता। गौरी मतलब सोचता है यार मैंने इतना मेहनत से युद्ध किया, मैंने जीता, तेरे को शासन कैसे दे दूं? तो फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में गौरी और जयचंद्र के बीच। इस युद्ध में गौरी विजय प्राप्त कर लेता है। इसी युद्ध के बाद, चंदावर युद्ध के बाद, इन्होंने एक सिक्का चलाया। उस सिक्का पर देवी लक्ष्मी का आकृति था। याद रखिएगा, इस युद्ध के बाद, चंदावर युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया जिस पर देवी लक्ष्मी का आकृति था। और मैं बताना चाहता हूं, इस प्रकार उत्तर भारत पर मोहम्मद गौरी का
पूरा शासन मतलब अधिकार हो गया। उत्तर भारत पर मोहम्मद गौरी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। उत्तर भारत पर देखभाल करने के लिए, शासन करने के लिए इनका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप के ये अपने गजनी चला जाता है। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, तो याद रखिएगा जो पहला प्रमुख गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा गुलाम था कुवाचा, नसरुद्दीन कुवाचा। और तीसरा था यलदौज। तीसरा कौन गुलाम था, यलदौज। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का बहुत हेल्प किया था, बहुत मदद किया था इस युद्ध में। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था उन क्षेत्रों को तीनों गुलाम को दे देता, कहता चलो भाई तुम इस इलाका पे तुम शासन करना, इस क्षेत्र पे तुम शासन करना। तो दिल्ली और लाहौर पर शासन करने के लिए किसको बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो भाई लाहौर और दिल्ली पर तुम शासन करना, ठीक है ना, और कच्छ और सिंध पर कुवाचा शासन करेगा। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्रों को तीनों गुलाम को सौंप देता है। तो कच्छ और सिंध पर कौन शासन कर रहा था, कुवाचा। और गजनी पे कौन शासन कर रहा था, तो यलदौज। ये आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। एक्चुअली में मोहम्मद गौरी वह युद्ध जीतकर जा ही रहा था, गजनी साम्राज्य, लेकिन ये जो चंदावर है ये उसका देता है। वही में मोहम्मद गौरी का दिमाग तो सनक गया। अब क्या करे, अब दोनों में युद्ध हो गया। उसने निर्णय लिया कि मैं भारत में ही रहूंगा और उसने मुस्लिम सत्ता का यहाँ स्थापना कर देता है। ये बहुत बड़े एग्जाम में आया है, मैं जो बता रहा हूँ सब एग्जाम में आ चुका है। आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पेपर बढ़िया हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो एग्जाम में सवाल आएगा कि मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम था। मतलब कहाँ का शासक था, मतलब कहाँ किसको मतलब संभाल रहा था, तो लाहौर और दिल्ली को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह मोहम्मद गौरी का एक साधारण सा दास था और मोहम्मद गौरी इसको बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल पर आक्रमण जब करेगा तो वहाँ विजय प्राप्त कर लेगा। जैसे बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करने आता है तो आसानी से वह बिहार पर विजय प्राप्त कर लेता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जानते हैं आप जला दिया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने तहस नहस कर दिया था। तो याद रखिएगा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कोई था तो वो था बख्तियार खिलजी। इसने 1202 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। फिर 1204-5 में इसने बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ये भाग जाता है और ये खुद को समर्पित बाद में कर देता है। तो याद रखिएगा इसने बंगाल पर आक्रमण कब किया, तो 1204-5 में। अभी तीनों जो क्या बोलते हैं, तीनों जो गुलाम थे इसके बारे में मैं गुलाम बस में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे आप कैच कर लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइएगा जरूर, है ना। चलिए।